हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग। दोस्तों, CHO एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना मोस्ट प्रोबेबल होगी। तो दोस्तों, इस क्लास को अपन कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना, ताकि आपके जितने भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उन सभी को इस क्लास का बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कंटिन्यू करते अपना टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सभी जानते होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो दोस्तों, इसको अपन एक जनरल लैंग्वेज में बात करते, अगर कोई न्यूली कपल्स होगा उसको क्या करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा हो रही, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया। इसके अंदर कई टाइप्स के प्लानिंग होते, बैरियर्स होते जो फैमिली को प्लान कर सके, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप को भी मेंटेन किया जा सके एंड ग्रोथ रेट को भी कम किया जा सके। तो दोस्तों, अपन वन बाय वन इस फैमिली प्लानिंग के अंदर डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप के जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ में लिखते जाना। पहले अपन डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले लिखना बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल की बात करते तो इसके अंदर क्या था, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर बर्थ या प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सके। एनी टाइप्स ऑफ मेथड, किसी भी टाइप्स के मेथड के सहायता से प्रेगनेंसी या बर्थ को कंट्रोल करना, इसी को अपन बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं दोस्तों। बर्थ कंट्रोल क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अवॉइड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अवॉइड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ बाय एनी मेथड। इसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड होता है, इसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते, कॉन्ट्रासेप्शन की दोस्तों बात करते तो इसके अंदर अपन यूज ऑफ केमिकल और बैरियर मेथड, जिस कारण से अपन फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर नोट करें तो ये लिखना, यूज ऑफ मैकेनिकल और केमिकल मेथड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मैकेनिकल या केमिकल मेथड की सहायता से फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। फर्टिलाइजेशन का मीन होता है ओवम एंड स्पर्म का मिलन होना, उसको रोकने को अपन बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है? अगर ओवम और स्पर्म का मिलन होगा तो वहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन में निषेचन।
क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी दूसरी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की बात करते इसमें क्या होता है दोस्तों, लिखेंगे अपन ए मैरिड कपल प्लान टू हैव चाइल्ड एंड uses contraception, sex education, STD prevention, and genetic counseling method. genetic counseling मेथड। क्लियर है। तो इसको अपन बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे अपन ने 3 सिमिलर वर्ड होता है, अपन को लगता है कि ये तीनों सेम वर्ड होता है, बट इसका मीनिंग्स अलग अलग होता है। तो अपन ने पढ़ा बर्थ कंट्रोल, जिसके अंदर क्या करते, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल किया जाता है किसी भी मेथड की सहायता से। नेक्स्ट लिखा कॉन्ट्रासेप्शन का मीन्स होता है मैकेनिकल या केमिकल मेथड की सहायता से फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट अपन ने लिखा फैमिली प्लानिंग होता है जो न्यूली कपल्स होते हैं, मैरिड, नई शादी होती है, इसके बाद में वो क्या करते हैं, सेक्स एजुकेशन लेते हैं जिससे कि फैमिली को प्लान करने के लिए, एंड इसके मतलब एसटीडी प्रिवेंशन एंड जेनेटिक काउंसलिंग करवाते, क्योंकि स्पेसिंग मेथड होता है जो जिस कारण से क्या होता है, चाइल्ड बर्थ को प्रिवेंट किया जा सके, अर्ली चाइल्ड बर्थ को क्या करना, प्रिवेंट करना। क्लियर है। तो वो होता है फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने तीनों टर्मिनोलॉजी की बात करी है, तो ये आपको आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। क्लियर है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसको हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो मेथड होता है वो 2 टाइप का होता है। अगर इस मेथड की बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो ये 2 टाइप का होता है। पहले इसको अपन एनलिस्ट कर लेते हैं। 2 टाइप का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी मेथड्स, एक होता है टेम्परेरी मेथड्स और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी मेथड में कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रासेप्शन लेना, यूज करना, कुछ टाइम के लिए फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी या स्पेसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्पेस करने वाला मेथड, स्पेस 2 चाइल्ड बर्थ के बीच में स्पेस करना, टेम्परेरी मेथड। परमानेंट मेथड के अंदर परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्शन करना, मतलब इसके बाद में एक बार आपने परमानेंट मेथड का यूज़ किया, इसके बाद में आप कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते या चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। क्लियर है। तो याद रखना टेम्परेरी में अपन पढ़ते दोस्तों कि कौन कौन से मेथड आते। तो सबसे पहले अपन एनलिस्ट कर लेते हैं। एक होता है सबसे पहले बैरियर मेथड, टेम्परेरी में पढ़ रहे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड 3 टाइप के बैरियर आते हैं। एक होता है फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड। पढ़ेंगे अपन डिटेल के साथ में, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो बैरियर मेथड में फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में आता है आईयूडी। सेकेंड आता है अपना आईयूडी। आईयूडी मेथड की दोस्तों बात करते हैं
तो ये मेथड के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। दूसरा होता है सेकेंड जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी। और ये तीसरा होता है थर्ड जनरेशन आईयूडी, थर्ड जनरेशन आईयूडी। क्लियर है दोस्तों? तो अपन ने पढ़ा बैरियर मेथड होता, आईयूडी मेथड्स होता। इसके बाद में देखते हैं तो हार्मोनल मेथड कौन सा आता तीसरा? हार्मोनल मेथड। अगर दोस्तों हार्मोनल मेथड की बात करते तो इसमें हार्मोनल मेथड के अंदर 2 आता है, एक होता ओरली होता है और इंजेक्टेबल। हार्मोनल में पढ़ रहे, एक होता ओरली और दूसरा होता इंजेक्टेबल। ओरली और इंजेक्टेबल मेथड आता है। क्लियर है? 3 सगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लास्ट 4th पढ़ते थे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर दोस्तों पोस्ट कोइटल मेथड यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। कौन सा था? और लास्ट दोस्तों अपना बचता है मिससेलेनियस मेथड। लास्ट यहाँ पे ही लिख लेते हैं, 5वां अपना रहता है मिससेलेनियस मेथड, मिससेलेनियस मेथड। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? यस। मिससेलेनियस मेथड में आता है ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा था? ब्रेस्ट फीडिंग। ये अपन बड़े टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करते जो परमानेंट मेथड होता है दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप का होता है इसमें। एक होता है परमानेंट मेथड की अगर बात करते मेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन, और दूसरा था फीमेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन को अपन बोलेंगे वेसेक्टोमी, मेल स्टरलाइजेशन को बोले वेसेक्टोमी, और इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। यस, क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मेट में पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। सबसे पहले 2 टाइप का होता है, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट। टेम्परेरी मेथड को स्पेसिंग मेथड के नाम से जानते हैं, स्पेसिंग मेथड। परमानेंट मेथड को ट्यूबेक्टोमी इन वेसेक्टोमी 2 आते हैं। अगर मेल के अंदर करते हैं परमानेंट मेथड को तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी बोलेंगे, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट करते। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फीमेल के अंदर करते हैं उसमें जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसको अपन कट करते। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेम्परेरी मेथड के अंदर, इसमें 5 टाइप के मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैरियर मेथड। बैरियर में आता है फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड, 3 आते हैं। अपन पढ़ेंगे इसके एग्जांपल के साथ में। क्लियर? इसके बाद में देखता है आईयूडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसके अंदर अपन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हार्मोनल मेथड आता है, जिसमें आता है ओरली पिल्स आते हैं, जितने भी ओरल पिल्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इंजेक्टेबल मेथड को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल। अगर इमरजेंसी कंडीशन में अपन को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना तो कौन कौन से आएंगे, तो इसमें अपन बात करेंगे। नेक्स्ट लास्ट अपना बचता मिससेलेनियस मेथड्स। मिससेलेनियस मेथड के अंदर आता है दोस्तों, ये नेचुरल मेथड होता है जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग आता है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अपन जितने भी टाइप से इसमें 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस मेथड होता है, तो इसको आपको नोट करके रखना है। क्लियर है? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना होता है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। यस, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड में पहला अपना रहेगा दोस्तों बैरियर मेथड। टेम्परेरी में कौन सा रहेगा पहला? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड की बात करते हैं। बैरियर का मीन्स समझते हैं दोस्तों कि जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ के मिलने में अगर बैरियर का काम करता है, जिससे कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म और ओवम की मिलने से एक बैरियर का काम करेगा, यानी दोनों को मिलने से रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है डिस्कस करते हैं। बैरियर मेथड वर्क कैसे करता है, तो इसमें लिखना इट वर्क बाय अवॉइडिंग, इट वर्क बाय अवॉइडिंग, it work by avoiding sperm and ovum meeting, sperm and ovum meeting। इसमें क्या होता है, जो बैरियर मेथड होता है इसके अंदर ओवम एंड स्पर्म मीटिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है, मिलने नहीं देता। तो इस यहाँ पे अगर देखते बैरियर मेथड के अंदर अपन ने पढ़ा तीन टाइप्स पढ़े। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल, फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड, तीन मेथड्स है। अगर इसके एग्जांपल की बात करते दोस्तों तो फिजिकली की बात करते हैं, इसके एग्जांपल की अगर बात करते हैं कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो जो फिजिकल का होता है दोस्तों वो होता है, एक होता है कॉन्डोम होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों डायफ्राम। जो केमिकल का एग्जांपल होता है वो डायफ्राम, क्लियर है। और जो कंबाइंड का होता है वो वेजाइनल स्पंज, तो ये तीनों एग्जांपल होते हैं जो बैरियर मेथड का काम करते हैं। तो कॉन्डोम, डायफ्राम एंड वेजाइनल स्पंज, इनकी अपन बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्डोम के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिख लेना, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्डोम। जो दोस्तों कॉन्डोम होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर मेथड का काम करता है, जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्डोम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मेल कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम की अगर बात करते हैं, मेल कॉन्डोम क्या चीज़ है। मेल कॉन्डोम दोस्तों होता है वो लेटेक्स सिंगल रिंग का बना रहता है। किसका? लेटेक्स का बना रहता है और उसके अंदर सिंगल रिंग्स प्रेजेंट रहती है, सिंगल रिंग्स। अगर इसके डायग्राम की अगर बात करते हैं तो जो कॉन्डोम होता है मेल कॉन्डोम की इस टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, सिंगल रिंग प्रेजेंट रहती, यहाँ पे रिंग नहीं रहती, आगे की तरफ पूरा बैलून रहता है, क्लियर है। तो लेटेक्स का बना रहता है और सिंगल रिंग मेल कॉन्डोम के प्रेजेंट रहती। अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं जो फीमेल कॉन्डोम की बात करते हैं, अगर फीमेल कॉन्डोम की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कौन सा रहता है, जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो लेटेक्स का ही बना रहता है। किसका बना रहता है? लेटेक्स का बना रहता है, बट इसमें डबल रिंग प्रेजेंट रहती, क्लियर है। लेटेक्स एंड पॉलीयूरेथीन का बना रहता है, लेटेक्स एंड पॉलीयूरेथीन का बना रहता है और इसमें डबल रिंग प्रेजेंट रहती। अगर इसके डायग्राम की दोस्तों बात करते तो इसमें क्या रहता है, इस टाइप का रहता है। तो इसके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट रहती, यहाँ पर भी प्रेजेंट रहती एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट रहती। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना, जो मेल कॉन्डोम होता है लेटेक्स का बना रहता, सिंगल रिंग प्रेजेंट रहती, क्लियर है। इसका डायग्राम इस टाइप का होता है। फीमेल कॉन्डोम होता है लेटेक्स एंड यूरेथीन पॉलीयूरेथीन का बना रहता और इसमें डबल रिंग प्रेजेंट रहती, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। अगर इसकी फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों कि ये जो कॉन्डोम्स होता है इसका अगर फंक्शन की बात करते हैं कि क्या काम होता है, फंक्शन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये होता है प्रिवेंट ऑफ एसटीडी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसको ये प्रिवेंट करेगा,
क्लियर है दोस्तों, इसलिए कॉन्डम का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल होता है। क्लियर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि ये कॉन्डम्स जितने भी होते हैं प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को करें। क्लियर है, यहाँ पे अगर एक डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट कॉन्डम्स की देखने को मिलेगी। क्यों फेलियर रेट होगी? क्योंकि दोस्तों जो इसका यूजेस होता है वो इनएप्रोप्रिएट यूज़ होने के कारण से क्या होती है, सबसे ज़्यादा फेलियर रेट इसमें देखने को मिलेगी। चलो मान लेते जो मेल कॉन्डम्स होता है इसका यूज़ आसानी से हो जाता है, लेकिन जो फीमेल कॉन्डम्स का अगर यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि आसानी से यूज़ नहीं कर पाते, इनएडिक्वेट यूज़ होता है। टेक्निक जो उसकी जिस तरीके से यूज़ करने की होती वो लोगों की मालूम नहीं होने के कारण से भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो फेलियर रेट होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते कि द हायर फेलियर रेट, द हायर फेलियर रेट। क्यों? बिकॉज, क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट यूज, इनएप्रोप्रिएट यूज, इनएप्रोप्रिएट यूज़ के कारण से इसकी फेलियर रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कॉन्डम्स के बारे में समझ में आ गई होगा, आई होप यू। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डायफ्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक अपन बैरियर मेथड में सबसे पहले कॉन्डम्स के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद में अपन देखते हैं सेकेंड नंबर पर डायफ्राम। क्लियर है, तो इसको रब कर लेते हैं। बैरियर में इसको यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। सेकेंड अपन पढ़ेंगे डायफ्राम। डायफ्राम की अगर बात करते हैं, जो डायफ्राम होता है इसको अपन सर्वाइकल कैप या डच कैप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है ये दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि डायफ्राम को सर्वाइकल कैप के नाम से भी जानते हैं एंड इसको डच कैप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली लाइन यही लिख लेना, इट इज ऑल्सो known as सर्वाइकल कैप या इसको डच कैप के नाम से जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से, तो इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। डायफ्राम को सर्वाइकल कैप या डच कैप के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, इसके बाद में अगर देखते हैं कि जो डायफ्राम होता है वो भी एक टाइप का पॉलीयूरेथीन से बना रहता है। किससे बना रहता है? पॉलीयूरेथीन। तो यहाँ पे अपन लिख रहे डायफ्राम इज मेड अप, डायफ्राम इज मेड अप, किससे बना रहता है? पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन का बना रहता है। तो ये लाइन भी आपको याद में रखनी है कि जो डायफ्राम होता है वो पॉलीयूरेथीन का बना होता है। क्लियर है, जब भी डायफ्राम का अपन यूज़ करेंगे, तो 5 ml क्या लेंगे? 5 ml स्पर्मेटिसाइड्स का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? 5 ml स्पर्मेटिसाइड्स का यूज़ करेंगे। जब भी डायफ्राम को यूज़ करेंगे इससे पहले 5 ml स्पर्मेटिसाइड का यूज़ करेंगे। तो ये लाइन भी आपको इम्पोर्टेंस है, तो याद रखना। बिफोर use the diaphragm, before use the diaphragm 5 ml of spermaticide is used। क्या करना दोस्तों? जब भी डायफ्राम यूज़ करोगे तो आपको सबसे पहले डायफ्राम यूज़ करने से पहले क्या करना? 5 ml स्पर्मेटिसाइड आपको यूज़ करना है। एक क्रीम होता है जो स्पर्म को किल करने का काम करेगा, तो वो आपको यूज़ करना, क्योंकि डायफ्राम को जैसे आपने लगाया, प्लेसमेंट किया, तुरंत एक्शन नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना? डायफ्राम को यूज़ करने से पहले आपको 5 ml स्पर्मेटिसाइड्स क्रीम को वेजाइनल वॉल के अंदर लगाना है, फिर आपको डायफ्राम का यूज़ करना है। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखते कि जो डायफ्राम को अपन वेजाइनल
केविटी के अंदर फिक्स करते, इसके बाद में इसको कब तक रखना है, आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद में 6 आवर तक क्या करना, 6 आवर तक आपको अंदर रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी अगर बात करते, इट प्लेस over vagina, it plays over vagina before sexual contact, before sexual contact and removal for 6 hours after sexual। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कि जो डायफ्राम का यूज करेंगे, इट प्लेस ओवर वेजाइना, वेजाइना में जब भी प्लेस करेंगे बिफोर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से पहले प्लेस करेंगे। एंड इसको रिमूव कब करेंगे, तो रिमूव करेंगे दोस्तों इसमें 6 आवर आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये लाइन भी आपको याद रखनी, हर लाइन में क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसको पूरा लैंग्वेज को आपको लिखवा रहा हूँ, कहीं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए, इसलिए क्या कर रहा हूँ, हर लैंग्वेज को अपन नोट करते हुए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जब डायफ्राम को वेजाइनल केविटी के अंदर जब भी फिक्स करोगे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से पहले करना है। एंड रिमूव कब करोगे, तो आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के 6 आवर के अंदर करना है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद करना। एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने 6 आवर में रिमूव नहीं किया, अगर आपने क्या किया, डायफ्राम को 6 आवर्स में रिमूव नहीं किया, तो वहाँ पे आपको एक सिंड्रोम देखने को मिलेगा जिसको अपन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 6 आवर्स के अंदर डायफ्राम को रिमूव नहीं किया, तो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की संभावना होगी। क्लियर है। तो ये लाइन पे आपको नोट करनी है। इसको रब कर लेते, यहाँ पे ही लिख लेते कि लॉन्ग टर्म ऑफ डायफ्राम कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये लाइन आपको याद रखनी कि अगर आपने लॉन्ग टाइम तक डायफ्राम को वेजाइनल केविटी के अंदर फिक्स करके रखा है, 6 घंटे के बाद में भी रिमूव नहीं किया, तो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती। तो यहाँ पे जितने भी हर लाइन मैंने लिखवाई है दोस्तों, तो वो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें सर्वाइकल कैप या डच कैप के नाम से जानते हैं, जो पॉलीयूरेथीन का बना रहता है, इसको आप यूज़ करोगे तो उससे पहले 5 ml स्पर्मेटिसाइड का यूज़ करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसको जब भी वेजाइनल केविटी के अंदर फिक्स करोगे तो कब करना है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से पहले करना। एंड इसको रिमूव कब करोगे, तो आफ्टर 6 आवर्स के बाद में, 6 घंटे के बाद में अगर आपने रिमूव नहीं किया दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा जिसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपना डायफ्राम के बारे में अपन ने पढ़ा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी तक अपन ने बैरियर मेथड के अंदर 3 एग्जाम्पल थे, जिसके अंदर से पहला अपन कॉन्डोम के बारे में डिस्कस किया, सेकंड किया अपन ने डायफ्राम के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दोस्तों वेजाइनल स्पंज के बारे में। तो इसको अपन रब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। डायफ्राम के बारे में तीसरा अपना होगा दोस्तों वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज, जो वेजाइनल स्पंज होता है, स्पंज का मीन समझते, जो स्पंज यूज किया जाता है, जो सिकुड़ जाता है वापस, जो वाटर का पूरा रीअब्जॉर्ब कर सकता है। अगर पानी के अंदर डाल दो वाटर को जैसे निचोड़ेंगे तो वो वापस क्या हो जाता है, वाटर को अलग कर सकता है। तो स्पंज एक टाइप का बैरियर मेथड का काम करेगा दोस्तों इसके अंदर। इसको अपन इट इज़ ऑल्सो नोन एज टूडे के नाम से भी जानते हैं, स्पंज को टूडे के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज टूडे। तो ये लाइन आपको याद में रखनी। क्वेश्चन नंबर 1,
वेजाइनल स्पंज को टुडे के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो होता है ये भी पॉलीयूरेथीन का बना रहता है। इट इज मेड अप, ये भी किससे बना रहता है दोस्तों? पॉलीयूरेथीन का बना रहता है। ये लाइन क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद में अगर देखते इसके बाद में अगर देखते कि जो इसकी साइज होती है इसकी होती है 5 × 2.5 होती है। एग्जैक्ट अगर स्टैंडर्ड साइज के अगर देखते तो 5 × स्टैंडर्ड साइज जो होती है वेजाइनल स्पंज की, स्टैंडर्ड साइज होती है जो वो होती है 5 × 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे आपको याद में रखना है। इसके बाद में देखते हैं जो वेजाइनल स्पंज होता है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले वेजाइनल स्पंज को यूज़ करने से पहले क्या करना, एक वाटर के अंदर स्पंज को आपको डिप करना, डिप करके फिर क्या करना, वेजाइनल स्पंज को आपको वेजाइनल कैविटी के अंदर क्या करना, फिक्स कर देना। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले आपको फिक्स कर देना। इसके बाद में जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया इसके बाद में विदिन 6 आवर्स के बीच में आपको क्या करना है, उसको वापस रिमूव कर देना। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो आपको सेम एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि बिफोर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डीप इनटू वाटर। क्या करना, जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सबसे पहले वाटर के अंदर डीप करना है। इसके बाद में प्लेस्ड इन वेजाइनल कैविटी एंड आफ्टर प्लेस्ड इन वेजाइनल कैविटी, इसके बाद में आपको वेजाइनल कैविटी के अंदर प्लेस करना। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि जब भी यूज़ करोगे तो उससे पहले आपको वाटर के अंदर डीप करके रखना है। इसके बाद में वेजाइनल कैविटी के अंदर फिक्स कर दो और इसके बाद में क्या करना, रिमूव कब करोगे, तो रिमूव आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स। तो ये लाइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लेस किया, इसके बाद में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद में 6 घंटे के बाद में आपको रिमूव करना। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा। क्या होगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ किया, लॉन्ग टर्म यूज्ड कैन कॉज, क्या कॉज करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करेगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया कि अपन ने अभी वेजाइनल स्पंज के बारे में पढ़ रहे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते कि इसको अपन टुडे के नाम से जानते। क्या बोलेंगे इसको, टुडे के नाम से जानते। फिर अपन ने लिखा कि ये किससे बना रहता है, पॉलीयूरेथीन का बना रहता है। क्लियर? अगर स्टैंडर्ड साइज के अगर देखें दोस्तों तो 5 × 2.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन देखा, इसको अपन वेजाइनल कैविटी के अंदर जब भी फिक्स करेंगे तो आपको वाटर के अंदर डिप करके रखना है, इसके बाद में फिक्स करना। और इसको रिमूव कब करेंगे दोस्तों, रिमूव करेंगे विदिन 6 आवर या आफ्टर 6 आवर्स के बाद में अपन इसको रिमूव करना। अगर आपने 6 घंटे के बाद में भी रिमूव नहीं किया तो आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये अपना बैरियर मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। बैरियर के अंदर अपन ने पढ़ा, सबसे पहले कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा, इसके बाद में अपन ने देखा डायफ्राम के बारे में देखा, एंड इसके बाद में वेजाइनल स्पंज के बारे में। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन दोस्तों बैरियर मेथड के बाद में इसके बाद में पढ़ते इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUD के बारे में पढ़ेंगे। तो बैरियर मेथड कंप्लीट है, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ने बैरियर मेथड कंप्लीट है। सेकेंड नंबर का है अपना IUD। सेकेंड है IUD। IUD की फुल फॉर्म एक बार पूछी जाती, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के नाम से
जानते हैं। जो आईयूडी होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसके 3 जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा आईयूडी होते हैं, सेकेंड जनरेशन में कौन सा होता है, थर्ड जनरेशन में कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अपन इन जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको अपन डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी की बात करते हैं, आईयूडी फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड जनरेशन आईयूडी। इसके बाद में देखते हैं थर्ड जनरेशन आईयूडी। अगर बात करते हैं दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन आईयूडी क्या होता है, सेकेंड जनरेशन आईयूडी क्या होता है और थर्ड जनरेशन आईयूडी क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन अगर आईयूडी की बात करते हैं, ये नॉन मेडिकेटेड होता है। कैसा रहता है, पहला पॉइंट यहाँ पे होता है नॉन मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। तो ये बात आपको याद में रखना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, या इसको अपन इनर्ट आईयूडी के नाम से जानते हैं, इनर्ट आईयूडी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन को इनर्ट आईयूडी के नाम से जानते हैं। अगर इसके एग्जांपल समझे तो इसके अंदर होता है दोस्तों लिप्स लूप होता है। कौन सा होता है, लिप्स लूप होता है। एंड सेकेंड होता है ग्राफियन ग्राफिनबर्ग रिंग्स प्रेजेंट है, ग्राफिनबर्ग रिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जांपल कौन से, लिप्स लूप एंड ग्राफिनबर्ग रिंग होता है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये होता है मेडिकेटेड होता है। कैसा रहता है, मेडिकेटेड आईयूडी होता है, मेडिकेटेड आईयूडी होता है, मेडिकेटेड आईयूडी होता है। और इसको अपन बोलते हैं बायोएक्टिव के नाम से भी जानते हैं, बायोएक्टिव आईयूडी के नाम से जानते हैं, बायोएक्टिव आईयूडी के नाम से भी जानते हैं। जिसके अंदर एग्जांपल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कॉपर टी होता है, एंड दूसरा होता है कॉपर टी 380 AG होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो ये दोस्तों हार्मोनल होता है। कैसा रहता है, ये हार्मोनल होता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों हार्मोनल के अंदर, तो इसमें होता है दोस्तों कि जो LNG और प्रोजेस्टेरोन, कौन सा होते हैं, LNG प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन मेडिकेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, तो ये क्या होता है, मेडिकेटेड आईयूडी होता है पहला क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं लिप्स लूप्स एंड ग्राफिनबर्ग रिंग प्रेजेंट। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आईयूडी प्रेजेंट रहता है, तो लिप्स लूप एंड ग्राफिनबर्ग रिंग। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये एक मेडिकेटेड आईयूडी होता है जिसके अंदर कॉपर टी प्रेजेंट रहता है। कौन सा रहता है, कॉपर टी के वेरियस टाइप्स होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी प्रेजेंट रहता है। और हार्मोनल आईयूडी कौन सा होता है, तो थर्ड जनरेशन का होता है जिसके अंदर LNG और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है, LNG और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसके बाद में अपन 1 बाय 1 अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन आईयूडी की। तो इसको रब कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पहला एग्जाम्पल होता है लिपस लूप। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, लिप्स लूप की बात करते हैं तो ये सिलिकॉन मटेरियल का बना रहता है। किससे बना रहता है, सिलिकॉन मटेरियल का बना रहता है। कौन सा, लिपस लूप होता है जो सिलिकॉन मटेरियल का बना रहता है। क्वेश्चन पहला बनता है यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं कि ये 1960 के अंदर यूज़ किया जाता है। कब, 1960 के अंदर यूज़ किया गया था। सबसे पहले कब किया गया था, 1960 के अंदर इसका यूज़ किया गया था। इसके अंदर देखते हैं जो लिपस लूप होता है, इसके अंदर मोर चांसेस फॉर इंट्रा यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मोर चांसेस ऑफ यूट्राइन परफोरेशन, इसमें मोर चांसेस
ऑफ यूटेराइन परफोरेशन। यूटेराइन परफोरेशन की बहुत ज़्यादा इसमें चांस होता है, तो ये बात भी आपको याद में रखनी। इसके बाद में दिखता है कि ये क्या होता है, सेलुलर एंड बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर एंड बायोएक्टिव मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, सेलुलर एंड बायोएक्टिव मैकेनिज्म होता है। सेलुलर एंड बायोएक्टिव मैकेनिज्म होता है। लिपस लूप की अपन बात कर रहे हैं कि जो होता है सिलिकॉन मटेरियल का बना रहता है। 1960 के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। मोर चांस इन यूटेराइन परफोरेशन का होता है और सेलुलर एंड बायोएक्टिव केमिकल मैकेनिज्म इसके अंदर होती है। इसके बाद में अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्राफिनबर्ग रिंग की अगर बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं ग्राफिनबर्ग रिंग, ग्राफिनबर्ग रिंग की अगर बात करते हैं तो ये होता है, इसका यूज़ अभी के टाइम पे नहीं किया जाता। नो यूज़ नाउ दिस टाइम्स, अभी के टाइम पे इसका कोई भी यूज़ नहीं किया जाता। नो यूज़ नाउ, अभी किसी टाइप का यूज़ नहीं किया जाता जिसके अंदर एक आयरन रिंग प्रेजेंट रहती है। अगर इसकी बात करते हैं जो ग्राफिनबर्ग होता है इस टाइप का स्कारटाइट पैटर्न का होता है और जो होती है वो इसके अंदर आयरन रिंग प्रेजेंट रहती है। आयरन रिंग, जो ग्राफिनबर्ग रिंग की अगर बात करते हैं तो ग्राफिनबर्ग के अंदर क्या जो रिंग प्रेजेंट रहती है वो किसकी बनी रहती है, आयरन की रिंग बनी रहती है। तो ये बात आपको याद रखना। जो लिपस लूप की अगर स्ट्रक्चर देखें दोस्तों तो ये इस टाइप की होती है, इस टाइप की रहती, फिर यहाँ से आगे की टाइप का था, ये लिप्स लूप की स्ट्रक्चर होती है। और ग्राफिनबर्ग स्कारटाइट पैटर्न का होता है, इसके अंदर क्या रहती जो रिंग होती है वो आयरन की रिंग प्रेजेंट रहती है। ग्राफिनबर्ग अभी के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता, अभी यूज़ अगर किया जाता है तो सिलिकॉन मेथड का यूज़ किया जाता है जो लिप्स लूप का बना रहता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं ये फर्स्ट जनरेशन की बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि आपको लिप्स लूप एंड ग्राफिनबर्ग रिंग किस में आता है, तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी के अंदर आता है। कैसा रहता है नेचर, तो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कंफर्म है। आगे बढ़ते अपन सेकेंड जनरेशन आईयूडी की बात करते हैं जिसके अंदर कॉपर टी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जाता है, तो इसको अपन रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन आईयूडी। सेकेंड जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी की अगर बात करते तो इसके अंदर था कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर टी। क्लियर है। तो कॉपर टी की अगर बात करते तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन कॉपर टी का अगर नाम अपन देखते किस टाइप का था, जैसे कि कॉपर टी 380 इस टाइप का पूरा नाम आता है दोस्तों। तो इसको अपन समझते हैं कि ये क्या प्रदर्शित करता है। जो कॉपर होता है, Cu का मीन्स होता है कॉपर, क्या होता है कॉपर, कॉपर होता है। टी का मीन्स होता है कि टी शेप का होता है, टी शेप का होता है। 380 का मतलब दोस्तों होता है कि 380 का मतलब जो होता है नंबर ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm एरिया। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm एरिया में कॉपर कितना है। ए का मीन्स होता है स्मॉलेस्ट साइज होती है। ए क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज। और एजी का मीन्स होता है सिल्वर, क्या होता है एजी का मीन्स होता है सिल्वर कोटिंग होती है। जो लिप्स लूप होता है, सॉरी कॉपर टी होता है, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसी रहती है, सिल्वर कोटिंग रहती है। यहाँ पे होता है सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग होती है, या गोल्ड की भी कोटिंग प्रेजेंट रहती है, गोल्ड कोटिंग भी रहती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो कॉपर टी में टी क्या करवाता है, तो टी होता है शेप को दर्शाता है, यानी कॉपर टी जो होती है वो कैसी रहती है, टी शेप की रहती है, टी शेप की रहती है दोस्तों। और इसके अंदर 380 क्या होता है, तो नंबर ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm एरिया में कॉपर की क्वांटिटी होती है। ए क्या होती है, ए स्मॉलेस्ट साइज होती है, ए बी सी डी ई तक होती है। क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट साइज होती है वो ए होती है। क्लियर। इसके बाद में बी इससे बड़ी, सी इससे बड़ी, डी इससे बड़ी। एजी का मीन्स होता है सिल्वर कोटिंग। जो
इसके ऊपर जो कोटिंग प्रेजेंट रहती है ये किस टाइप की रहती है? सिल्वर की। तो ये आपको याद में रखना है। तो कोटिंग होती है सिल्वर। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर समझे कि कॉपर टी को अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, अगर प्रेगनेंसी कंडीशन होगी तो इसको 8 से 10 महीने तक क्या करना, कॉपर टी को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे लिख लेना सबसे पहला, कॉपर टी अवॉइड फॉर प्रेगनेंसी। प्रॉपर्टी अवॉइड फॉर प्रेगनेंसी कितने टाइम तक याद करना, फॉर 8 से 10 मंथ, 8 से लेके 10 मंथ तक आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के अंदर कॉपर टी। क्लियर है? ये कॉपर टी क्या करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, प्रिवेंट फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये केमिकल एनवायरनमेंट बनाता है, यूट्रस के अंदर होता है, केमिकल एनवायरनमेंट को बनाए, केमिकल एनवायरनमेंट इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट करेगा, केमिकल कैसे करेगा, जो कॉपर टी होता है वो, जो कॉपर होता है वो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ में कॉपर को रिलीज करेगा। कॉपर को जैसे जैसे रिलीज करेगा, कॉपर की एक कह सकते अपन प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर देखिए फिर ये होता है सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करता है। जैसे केमिकल मीडिएटर चेंज होगा तो ये क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करेगा। सर्वाइकल म्यूकस को क्या करेगा, ठीक करेगा। सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉपर टी के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 मंथ में आपको अवॉइड करना। ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, केमिकल एनवायरनमेंट बना देगा और सर्वाइकल म्यूकस जो होगा उसको ठीक करेगा। नेक्स्ट अगर देखिए कॉपर टी के अगर कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में अगर देखिए दोस्तों, तो जो कॉपर टी होता है, कॉपर टी एक होती 220 सी होती है, एक होती है कॉपर टी 380 ए होती है, एक होती है कॉपर नोवा टी होती है, नोवा टी। एक होती मल्टी लोड, ml का मतलब मल्टी लोड कॉपर टी। मल्टी लोड कॉपर होता है 250 होता है, एक होता है मल्टी लोड कॉपर 300, मल्टी लोड कॉपर 300। क्लियर? तो ये याद रखना, ये 4 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी, ये 10 साल तक करेगी, 10 ईयर तक। इसके बाद में ये 5 साल तक करेगी, 5 ईयर तक करेगी। और इसके बाद में ये दोनों भी 5 ईयर तक करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो कॉपर टी 220 सी होती है वो 4 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों कॉपर टी 300 सी होती है, 10 साल तक इसका फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, यानी कॉन्ट्रासेप्शन का काम। नोवा टी होती है वो 5 ईयर तक करेगी। मल्टी लोड कॉपर टी 250 होती है और मल्टी लोड कॉपर 375 होती है, वो 5 साल तक करेगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको याद नहीं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? तो ये अपना सेकंड जनरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड जनरेशन के अंदर मेडिकेटेड होता है जिसके अंदर कॉपर टी एग्जाम्पल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको याद रखना। नेक्स्ट अपन समझते थर्ड जनरेशन आईयूडी की बात। तीसरी आती है थर्ड जनरेशन आईयूडी। थर्ड जनरेशन आईयूडी की जब बात करते हैं थर्ड जनरेशन आईयूडी की अगर बात करते हैं जिसके अंदर एग्जांपल अपन समझेंगे एलएनजी और प्रोजेस्टासेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? एलएनजी की अगर बात करते हैं जिसको लिवोनोजेस्ट्रोल के नाम से जानते हैं, लिवोनोजेस्ट्रोल के नाम से जानेंगे। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म होता है लिवोनोजेस्ट्रोल। ये 5 से लेकर 7 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, 5 से लेकर 7 ईयर तक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लिवोनोजेस्ट्रोल होता है, एलएनजी होता है, वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा? 5 से लेकर 7 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। क्लियर है? अगर इसकी प्रोजेस्टासेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट होता है
प्रोजेस्टासेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये होता 1 से लेकर 1.5 ईयर तक, कितना 1 to 1/10 ईयर, 1 से लेकर 1.5 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। तो ये लाइन भी आपको याद में रखनी है। इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, हार्मोन कोटिंग प्रेजेंट रहती है। क्या होती है, हार्मोन कोटिंग। अपन ने पढ़ा था जो फर्स्ट जनरेशन का आईयूडी होता है वो नॉन मेडिकेटेड होता है, सेकेंड जनरेशन का आईयूडी होता है वो मेडिकेटेड होता है, और थर्ड जनरेशन का आईयूडी होता है वो हार्मोन्स आईयूडी होता है। क्लियर? तो ये हार्मोन कोटिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। जो जैसे कि टी होती है, इसके अंदर जो हार्मोन्स कोटिंग ऊपर होती है वो लिविन और जोस्ट्रोल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, लिविन और जोस्ट्रोल प्रेजेंट रहता है। ये लिविनो जोस्ट्रोल प्रेजेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट के साथ में ये क्या होता है, रिलीज होता रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि जो थर्ड जनरेशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं कौन सा होता है, थर्ड एलएनजी, लिविनो जोस्ट्रोल। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर मैं कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल को रट लेना, लिविनो जोस्ट्रोल आएगा, एंड आएगा दूसरा प्रोजेस्टासेंट, दो चीजें यहाँ पे आपकी आएगी। क्लियर? तो ये दोनों एग्जाम्पल को रट लेना। यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन की अगर बात करते हैं कि मोस्ट एक्सपल्सन रेट किसकी ज़्यादा रहेगी, मोस्ट अगर बात करते हैं कि हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट किसकी होगी, लोएस्ट प्रेगनेंसी रेट किसकी होगी, तो यहाँ पे अलग अलग बात करते हैं। इसको एक बार रब कर देते हैं फिर अपन समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट की बात करते हैं। हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो वो आता है आपका लिपस लूप। कौन सा आता है, लिप्स लूप। ये बात आपको याद में रखनी। लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट की बात करते हैं, लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट की अगर बात करते हैं तो आता है एलएनजी, लिविनो जोस्ट्रोल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाईएस्ट में कौन सा आएगा, लिपस लूप आएगा। लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट में कौन सा, एलएनजी आएगा। हाईएस्ट एक्सपल्सन रेट की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाईएस्ट एक्सपल्सन रेट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये अपना आएगा लिपस लूप। लोवेस्ट एक्सपल्सन रेट की अगर बात करते हैं लोवेस्ट एक्सपल्सन रेट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो आएगा प्रोजेस्टासेंट। क्लियर है? इसके बाद में हाईएस्ट रिमूवल रेट की अगर बात करते हैं, हाईएस्ट रिमूवल रेट की अगर बात करें, हाईएस्ट रिमूवल रेट सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, तो किसकी रहेगी, एलएनजी, लिविनो जोस्ट्रोल की। लोवेस्ट रिमूवल रेट की अगर बात करते हैं, लोवेस्ट रिमूवल रेट, लोवेस्ट रिमूवल रेट की बात करते हैं दोस्तों ये होता है प्रोजेस्टासेंट। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमेशा दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट किसकी होती है, तो लिप्स लूप की होती है। लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट किसकी होगी, एलएनजी की होगी। हाईएस्ट एक्सपल्सन रेट किसकी होगी, लिप्स लूप की। लोवेस्ट एक्सपल्सन रेट प्रोजेस्टासेंट, हाईएस्ट रिमूवल रेट एलएनजी और लोवेस्ट रिमूवल रेट प्रोजेस्टासेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट अगर देखिए दोस्तों इसमें अपन समझ लेते हैं कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखते हैं कि आईयूडी के अंदर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखें तो कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना ब्लीडिंग। अगर सेकेंड मोस्ट कॉमन देखें तो सेकेंड मोस्ट कॉमन की अगर बात करें, सेकेंड मोस्ट कॉमन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे होगा आपको पेन। क्या होगा, पेन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लोग क्या कर देते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी की बात करते हैं पेन कर देते हैं। पेन नहीं होता, सबसे पहले ब्लीडिंग होता है
और अगर बात करें सेकेंड मोस्ट कॉमन की बात करते हैं तो आपको पेन होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। मोस्ट कॉमन रिमूवल फॉर आईयूडी की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन रिमूवल ऑफ आईयूडी, मोस्ट कॉमन रिमूवल ऑफ आईयूडी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो कौन होगा? पेन। अगर पेन होगा तो आईयूडी को क्या करना? रिमूव करना। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, तो पूछे जाते हैं, तो इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की बात कर ली। इसके बाद में अगर देख लेते मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है, तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये क्लास बड़ी होगी दोस्तों, अपन दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करके बनाएंगे। ये लास्ट अपन आईयूडी पढ़ देते हैं, इसके बाद में सेकेंड पार्ट बनाएंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आईयूडी, आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे समझ रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करता है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, पहला काम इसका ये रहेगा। सेकेंड काम करेगा चेंज इन बायोकेमिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन बायोकेमिकल एनवायरनमेंट, बायोकेमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करेगा। तो ये बात आपको याद में रखना है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में अगर देखें आइडियल कैंडिडेट फॉर आईयूडी, जैसे कौन कौन से अगर कैंडिडेट की बात करते हैं, ऐसी कौन सी मदर होगी जिसके अंदर अपन आईयूडी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है कि उस मदर की अगर बात करते हैं सबसे पहले कि किस मदर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो अपन आइडियल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं यहाँ पे आइडियल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात अपन लेते हैं वुमन हैविंग वन चाइल्ड। अगर एक बच्चा तो होना ही चाहिए, वुमन हैविंग वन चाइल्ड, उस मदर में आईयूडी इंसर्ट करेंगे जिसके अंदर पहले से एक बच्चा होना चाहिए, उस मदर में ही आईयूडी इंसर्ट करेंगे। सेकेंड कंडीशन दोस्तों अगर बात करते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी चाहिए मदर के अंदर। थर्ड कंडीशन की बात करें, मदर एजुकेट होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए। मदर कैसी होनी चाहिए? मदर एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी। नो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, नो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी की हिस्ट्री, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए उस मदर के लिए, तो ही आईयूडी इंसर्ट करेगी। और याद करना मिनोजीनियस सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, मिनोजीनियस सेक्सुअल रिलेशनशिप। मिनोजीनियस सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो मदर एक ही व्यक्ति से बनाती हो उसको बोलते हैं मिनोजीनियस। क्लियर है? यानी उसका लाइफ पार्टनर जो होगा, उसका जो हस्बैंड होगा, जो पति होगा, उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी अगर बनाती होगी मदर, तो उसको मिनोजीनियस सेक्सुअल के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे ये अगर कंडीशन होगी तो उसके अंदर आपको आईयूडी इंसर्ट करना। अगर इसमें एक भी कंडीशन अगर एब्सेंस होगी तो आपको आईयूडी इंसर्ट नहीं करनी है उस मदर के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बता दिया। अगर बात करते हैं आइडियल टाइमिंग ऑफ आईयूडी की बात करते हैं कि आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मदर के अंदर कब इंसर्ट करेगी, आइडियल टाइम की अगर बात करते तो यहाँ पे अपन लिख सकते आइडियल टाइमिंग, इंसर्शन का आइडियल टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो कब करेंगे? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली कंडीशन होगी कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको करने, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब करने? विदिन 10 डे ऑफ साइकिल। कब करने आपको? विदिन 10 डे ऑफ साइकिल, 10 दिन के अंदर करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी आएगा, मेंसेस आएगा, तो आपको 10 दिन के अंदर आईयूडी इंसर्ट करना है। सेकेंड कंडीशन कब करेंगे? आफ्टर डिलीवरी।
आफ्टर आफ्टर डिलीवरी के बाद में 7 डेज से लेके परपुरियम पीरियड्स तक कब करना आपको 7 डे विदिन 7 डे टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है विदिन 7 डे और बिफोर डिस्चार्ज विदिन 7 डे या बिफोर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले आप सॉरी मैंने बता देते गलती से आगे आफ्टर डिलीवरी में कब करेंगे डिलीवरी के बाद में विदिन 7 डे फर्स्ट 7 दिन के अंदर आपको आईडी इंसर्ट करना या कह सकते हैं हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने से पहले आपको करना है क्लियर। तीसरी कंडीशन अपन लिखती है कि आफ्टर परपुरियम पीरियड्स आफ्टर परपुरियम पीरियड्स मतलब क्या होता है दोस्तों परपुरियम पीरियड्स में क्या होता है ऑर्गन जितने भी होते हैं वो प्री प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर आते हैं। तो परपुरियम पीरियड 42 डेज का होता है नॉर्मली यानी अपन कह सकते हैं 6 वीक का होता है। तो 6 वीक में आपको करना है 6 से 8 वीक के अंदर 6 से 8 वीक में आपको इंसर्ट करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आइडियल टाइमिंग फॉर आईयूडी इंसर्शन। तो आपको कब करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी मदर के तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं विदिन 10 डे के अंदर। दूसरी कंडीशन होती है आफ्टर डिलीवरी के दौरान कब करेंगे आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 7 डे के अंदर आपको करना। और इसके बाद में आफ्टर परपुरियम पीरियड्स का मीन्स होता है उसको 6 से लेके 8 वीक के अंदर जो पीरियड्स होता है उसको परपुरियम पीरियड्स। तो परपुरियम पीरियड्स के अंदर भी आपको आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपने टाइमिंग पढ़ लिया आइडियल कैंडिडेट पढ़ लिया आईयूडी के बारे में पढ़ा क्लियर दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। आईयूडी होता है जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है किस कंडीशन में या कौन सी मदर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। इसमें 2 टाइप्स होते हैं एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट और एक होता है परमानेंट कॉन्ट्रा इंडिकेट सॉरी रिलेटिव। तो बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें एक बार रब कर लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी की बात करते हैं तो ये दो टाइप होती है एक होती है एब्सोल्यूट होती है और दूसरी होती है दोस्तों रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर दे ही नहीं सकते यानी आईयूडी इंसर्ट ही नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट में किसी भी कंडीशन आ गई आईयूडी इंसर्ट नहीं करें। रिलेटिव में बाई चांस कर सकते हैं यानी 99% अपन क्या कर सकते नहीं करेंगे बट कर भी सकते इसमें कर भी सकते बट इसमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता ही। तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी बात करते हैं। पहली कंडीशन अपन लिखते हैं सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। ऐसी मतलब जिसके अंदर अगर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है लेकिन सस्पेक्टेड होगी उसमें नहीं करेंगे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। दूसरी अगर बात करते हैं दोस्तों अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तीसरी बात करते हैं पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी। चौथी बात करते हैं दोस्तों नॉन मेडिकेटेड वुमन या नॉन मोटिवेटेड की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद कैंसर ऑफ वेजाइनल सर्विक्स अगर सर्विक्स का कैंसर होगा या यूटेरस का कैंसर होगा तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे। अगर रिलेटिव लीव की अगर बात करते हैं किसके अंदर करेंगे तो लिखना है एनीमिक मदर के अंदर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। हिस्ट्री ऑफ पीआईडी अगर पहले से कोई हिस्ट्री पीआईडी की रही होगी तो उसमें करेंगे पीआईडी हिस्ट्री ऑफ पीआईडी कर सकते या नहीं भी कर सकते क्लियर। इसके बाद मेनोरेजिया कंडीशन मेनोरेजिया में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान। इसके बाद डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर पैटर्न के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई उसमें आप नहीं करना। इसका मदर हैव मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर
एक से ज़्यादा अगर मदर सेक्सुअल पार्टनर को रिलेशनशिप बनाती है तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना। क्लियर। और नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रोइड। यूटेराइन फाइब्रोइड क्लियर है। तो यहाँ पे आपने सस्पेक्टेड कॉन्ट्राइंडिकेट की बात करते हैं आईयूडी की, तो एब्सोल्यूट की बात करें तो यहाँ पे 100% आपको क्या करना है, आईयूडी को इंसर्ट नहीं करना। इसमें 50% कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो ये कंडीशन आपको याद रखना। और ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर लास्ट अपन पढ़ देते साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी की बात कर लेते। अगर साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी की बात करें तो स्क्रब कर लेना, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लिया, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी की बात करते हैं तो इसके अंदर यूटेराइन ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा। इसके बाद में पेन सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा। यूटेराइन परफोरेशन यूटेराइन परफोरेशन मतलब रप्चर हो जाना यूट्रस का। देन पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये दोस्तों नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी के बारे में डिस्कस किया। यूटेराइन ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन, अगर पूछे आपको मोस्ट कॉमन तो यूटेराइन ब्लीडिंग, ये भी आपको याद है। उसके बाद में अगर सेकेंड मोस्ट कॉमन तो ये होगा पेन। सेकेंड मोस्ट कॉमन की बात करें पेन होगा, यूटेराइन परफोरेशन होगा, पीआईडी हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों यहाँ तक अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना आईयूडी यहाँ पे कंप्लीट होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अपन ने पढ़ा टेम्परेरी मेथड में पढ़ रहे, बैरियर मेथड पढ़ लिया, इसके बाद में पढ़ा अपन ने आईयूडी मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पढ़ लिया। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन की बात कर ली। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।